हिस्ट्री जो है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। एक को कहते हैं एंशिएंट, एक को कहते हैं मेडिवल, है ना, इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड, राइट। लेकिन जो मैक्सिमम पोर्शन है हमारे में, अगर आपने सिलेबस में देखो है ना, ज्यादातर जो पीसीएस पूछे जाते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों सेगमेंट से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सवाल पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर चांस होते हैं कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इसमें पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दें। देख, ये एक रफी अपने इंडिया का है, समझ पा रहे हैं इसको, है ना। ये पंजाब वाला एरिया, इसमें 5-6 नदियां हैं, ठीक। ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट का मैप, ठीक है। और ये वाला एक समय में ये जो तुमको हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग रोमन साम्राज्य क्या कहते थे, रोमन साम्राज्य यानी कि रोमन एम्पायर कहते हैं, जिसे आज हम लोग इटली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इटली के नाम से जानते हैं। इस पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते थे? रोमन एम्पायर, राइट। क्या कहते थे? रोमन, ओके, जिसे आज हम लोग इटली कहते हैं। कुछ टाइम में, यानी कि लगभग मान के चलो कि ये आज से 2500 साल पहले की बात है, 2500 साल पहले रोमन एम्पायर हुआ, ठीक है ना। लेकिन हुआ ये कि आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। वो सब डेट वगैरह जरूरी नहीं, इसके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो उतने डेप्थ तक जाना आपकी बात नहीं। तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। कितने पार्ट में? 2। इसको कह देंगे हम लोग वेस्टर्न रोमन, और इसको कहेंगे हम लोग ईस्टर्न रोमन, राइट। इसकी जो कैपिटल बनी वो बना दी गई रोम। क्या बना दी गई? रोम बना दी गई। और जो ईस्टर्न रोमन था, इसकी कैपिटल बनेगी कुस्तुनतुनिया। क्या बनेगी भाई? कुस्तुनतुनिया। नाम सुना है? नहीं सुना? हाँ, अच्छा, अभी सुन लेंगे। इस्तांबुल सुना है क्या? इस्तांबुल सुना है? नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं। हुआ ये कि 1453 का टाइम है। कब का टाइम है? 1453 का टाइम है। 1453 में इस्लामिक आक्रमणकारियों के द्वारा, किसके द्वारा? इस्लामिक आक्रमणकारियों के द्वारा। इस्लामिक आक्रमणकारी मतलब इस्लाम का जन्म कहाँ हुआ? तो इसी वाले रीजन में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया उनको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सऊदी अरेबिया, यानी कि मक्का और मदीना। नाम सुना है इसका? मक्का और मदीना। तो जब भी हम लोग इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं, इस्लाम जानने की कोशिश करते हैं, तो आपने 2 बड़े प्यारे वर्ड सुने होंगे। एक का नाम है अल्लाह और एक का नाम है खुदा। नाम सुना? कई बार तुमने सुना होगा अल्लाहु अकबर, सुना? इसका मतलब समझ आता है? क्या होता है अल्लाहु अकबर? अल्लाह मीन्स अल्लाह, गॉड। अकबर एक पर्शियन वर्ड है। अकबर महान वाला अकबर नहीं, अकबर एक पर्शियन वर्ड है। इसका मतलब होता है ग्रेट, यानी कि महान या यूनिक। तो वो आपको दिन में 5 बार ये बताते हैं डेली कि हमारा अल्लाह महान है, यूनिक है। तुम अपने ईश्वर को कितनी बार बताते हो? एक बार बताते हो क्या? वो 5 बार बताते हैं हमें दिन भर। एक बार करते हैं 5 बार नमाज होती है, 5 बार तो एटलीस्ट बोलते हैं। 5 बार दिन भर में नमाज होती है, और उस 5 बार की नमाज का नाम है, जैसे सुबह की नमाज होती है उसे फजर की नमाज कहते हैं,
जो लास्ट वाली नमाज होती है रात्रि के 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, उसको ईशा की नमाज कहते हैं। ऐसे कोई 5 नमाज होती है, तो एटलीस्ट 5 बार तो बोल रहे हैं अल्लाह अकबर, नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। अब हम लोग एक बात हमारे ईश्वर अल्लाह अकबर कहने का सिंपल सा मतलब है कि हमारा जो अल्लाह है वो दुनिया में यूनिक, उसके जैसा कोई ईश्वर नहीं। कहने का भाव लिखिए, उसके जैसा कोई ईश्वर नहीं, यानी कि अल्लाह की बराबरी कोई भी ईश्वर नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? ये होता है अल्लाह अकबर का मतलब। क्लियर हुआ था? तो खुदा क्या है? अल्लाह एक अरेबिक वर्ड है, खुदा इसका पर्शियन वर्ड है। तो जब हम अरेबिक में बोलते हैं तो अल्लाह बोलते हैं, जब हम इसी बात को पर्शियन में बोलते हैं किसी को खुदा, कोई बड़ी बात नहीं है, नेचुरल सी बात। वर्ड का, हर वर्ड का अपना मीनिंग होता है। तो क्या अल्लाह से शुरुआत है धर्म की कहानी? हाँ, अल्लाह ने धर्म बनाया, ऐसे बताते हैं इस्लाम जिसको क्या कहते हैं, इस्लाम। इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं उन्हें हम मुसलमान कहते हैं। क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं। तो तुमने कई बार मुसलमान भी सुना है और तुमने कई बार मुस्लिम्स भी सुना है, दोनों में बड़ा मेजर डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस है। मुसलमान होना बहुत अलग बात है और मुस्लिम होना बहुत अलग बात है। मुसलमान किसको कहेंगे? जिसका ईमान मुसल्लम हो, जिसका ईमान मुसल्लम, यानी कि जिसका ईमान, जिसका चरित्र बहुत नैतिक हो, पवित्र हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को मुसलमान कहते हैं। समझ में आ रहा है? मुसल्लम ईमान रखने वाला व्यक्ति मुसलमान कहते हैं। क्लियर हो रहा है? इस्लाम को मानने वाले लोग मुसलमान कहते हैं। उनकी एक पवित्र किताब है जिसका नाम है कुरान शरीफ। क्या नाम है? कुरान कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जो कि अरबिक में लिखी गई। कहा जाता है उसके बारे में कि वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखी गई बल्कि अल्लाह के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? अल्लाह। और अल्लाह धरती पर नहीं रहता था, वो 7वें आसमान पे रहता था, जिसे हम लोग 7 हेवन के नाम से जानते हैं। तो अल्लाह ने अपने रहने के लिए वहां पर एक बढ़िया मकान वगैरह बना रखे होंगे, तो कुछ गार्डन भी बना रखे थे। उनमें बड़ा प्यारा सा गार्डन था जिसको क्या कहते हैं? ईडन गार्डन। क्या नाम है? कलकत्ता वाला नहीं, एक बगीचा है जो 7वें आसमान के पर अल्लाह ने बनाया था, उसका नाम है ईडन गार्डन। उस बगीचे की रखवाली करने के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट कर रखा था अल्लाह ने, नाम था उसका आदम। क्या नाम था? आदम। आदम बहुत लंबे टाइम तक वहां बगीचे में रहा, तो वो रोने लगा और उस दिन के पास उसने अल्लाह से शिकायत की होगी कि अल्लाह में अकेले मन नहीं लगता है। तो अल्लाह ने उसकी इस समस्या को सुनने के बाद उसके लिए इसका सलूशन दिया। उसने एक स्त्री पैदा की जिसका नाम रखा गया हव्वा। क्या नाम रखा गया? हव्वा। हव्वा, ये लड़की का नाम था। तो अब दोनों आदम और हव्वा ईडन गार्डन में रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं इन शॉर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है? बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है। तो होता यह है कि अल्लाह ने बोल रखा है आदम से कि मैं जितना कहूंगा तुम्हें उतने काम करना है। ओके, आदम ने कहा ठीक है भाई, उतने मानेंगे। लेकिन एक दिन हव्वा के चक्कर में आकर के आदम ने गलती कर दी, अल्लाह की बात को नहीं माना, तो अल्लाह गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। तो उन्होंने पृथ्वी बनाई। क्या बनाई? पृथ्वी बनाई। तब तक पृथ्वी थी नहीं और पृथ्वी बन गई और उन्होंने कहा अब तुम जाओ धरती पर, यानी कि पृथ्वी पर जाओ। अब तुम यहाँ मजे से रह रहे, कोई समस्या नहीं थी, अब तुम जाओ धरती पर रहो, पृथ्वी पर रहो, अब सर्वाइव करोगे खुद, तब तुम्हें समझ में आएगा कि पृथ्वी पर रहना अकेले और सर्वाइव करना कितना कठिन काम है। और जिस दिन तुम्हारे पास सारे खत्म हो जाएंगे हम फिर तुमको ईडन गार्डन बुला लेंगे। समझ गए? तो आदम और हव्वा आ गए पृथ्वी पर, दोनों रहने लगे क्योंकि मेल और फीमेल थे, दोनों आपस में मिले, दोनों में रिप्रोडक्शन हुआ, एक संतान पैदा हुई। तो आदम की संतान थी तो आदमी नहीं कहलाएगी, आदम की संतान क्या कहलाएगी? आदमी खुद को कहना ना, फला आदमी। तो जब भी आदमी कहता है इसका मतलब वो अपने आप को क्या बोल रहा है कि मैं आदम की संतान। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हाँ, आदम से ही तो आदमी बना, आदम से ही तो आदमी बना।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आदम से क्या बना? आदमी, यानी कि हुआ। तुम अपनी आइडेंटिटी अपने पापा से बताती हो अपनी मम्मी से? सिंपल। इंसान ने अपनी आइडेंटिटी में मेल वाले कैंडिडेट से बताने की कोशिश की, न कि फीमेल से। तुम्हारा भैया अपनी आइडेंटिटी किससे बताता है? फादर से बताता है। हमारे बड़ी समस्या है ना? तुम्हारे भाई से कोई पूछ ले कि पापा कैसे हैं बेटा, ठीक ठाक हैं? तो बेटा सीना चौड़ा करके बोलता है भाई अरे बहुत बढ़िया, सब शानदार। और वही आदमी पलट के तुम्हारी मम्मी को उम्र पर पूछ ले मम्मी क्या हाल चाल है, तो पलट के लपड़ मारेगा। ये जरूर पूछेगा तुम्हें, तुम्हारी हिम्मत नहीं जब मम्मी के बारे में पूछने की। बड़ी समस्या है इस बात की कि एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में एक मेल कैंडिडेट अपनी आइडेंटिटी फीमेल से नहीं बताना चाहता। वो किससे बताना चाहता अपनी आइडेंटिटी? मेल। क्योंकि सोसाइटी कैसी है? मेल डोमिनेंट सोसाइटी नहीं है। मम्मी तुम्हारी बेशक तुम्हारे घर में तानाशाह है, लेकिन समाज एक्सेप्ट कर रहा है क्या उनके तानाशाही को? क्योंकि वो इन्विटेशन लेटर तुम्हारे फादर के नाम से देता है, और मदर के नाम से आज तक इन्विटेशन लेटर आया नहीं है। इसका मतलब सोसाइटी जैसी है। तो आदम जो था वो पहला नबी या पहला रसूल माना गया। ऐसा कहा जाता है क्या कि इनके यहाँ 1,24,000 नबी आते थे। नबी का मतलब होता है कि उनके मेंटर उनको दिशा दिखाने वाले मुसलमानों को। तो एक लास्ट नबी पैदा हुए जिनको कहा गया पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद साहब ये पूरा नाम है। पूरा नाम क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका जन्म सऊदी अरेबिया के मक्का में आज से 1500 साल पहले। फिर इनकी डेथ मदीना में हो गई। हाँ, तो ये इनके अंतिम नबी, अंतिम रसूल या अंतिम पैगंबर या अंतिम मेंटोर कह सकते हैं मुसलमानों। उन्हीं की वजह से ये मक्का और मदीना फेमस हुआ। तो जब मोहम्मद साहब की डेथ हो गई, मोहम्मद साहब के जाने के बाद लोगों ने, मुसलमानों के लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हमारा मेंटोर कौन है। तो लोगों ने एक पद, एक पोस्ट डिजाइन किया जिसको कहा गया खलीफा। क्या कहा गया? खलीफा। हम लोगों ने अपने आपस में लेमैन की भाषा में बातचीत करते हैं, बड़े खलीफा बन रहे हैं आजकल। खलीफा एक ऐसा पोस्ट होता है जिस पर जो व्यक्ति बैठता है तो उसके पास बहुत सारी अनलिमिटेड पावर, अपने आप में वो बेहतरीन पावर वाला व्यक्ति होता है। खलीफा बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उसके बिना कुछ नहीं होता था इस्लामिक जगत, इसलिए खलीफा बड़ा इंपॉर्टेंट पद होता है। तो खलीफा के जाने के बाद समझना इस बात को, खलीफा बड़ा पोस्ट था, वही पूरे दुनिया के मुसलमानों को रेगुलेट कर रहा था। वो जो बोल देता वही मुसलमानों को करना पड़ता। समझ में आ रहा है? तो उस समय यानी कि 1453 में एक खलीफा हुआ होगा, तो उसने अपने मुसलमान आक्रमणकारियों से कहा कि रोमन एम्पायर जो है, रोमन एम्पायर जो था वो तो वहां पर क्रिश्चियन लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे? क्रिश्चियन लोग रहते थे। इनके ऊपर अटैक करो। इस वाले पोर्शन पर अटैक किया। कौन से वाले को? ईस्टर्न रोमन। समझना बात। पहले इसको कहा जाता था कुस्तुनतुनिया। क्यों कुस्तुनतुनिया कहा गया? इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं, या हिंदी में कुस्तुनतुनिया कहते हैं। अब इसका प्रेजेंट नेम है इस्तांबुल। टर्की का एक बड़ा प्रसिद्ध शहर है। एक जो सलमान खान की मूवीज वगैरह शूट की गई थी, टाइगर वगैरह वगैरह, वो यहीं पर टर्की के इस्तांबुल शहर में इसको शूट किया गया। बहुत प्यारा सा, बहुत बढ़िया शहर है जिसे हम लोग इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। उसी को प्राचीन काल में लोग कुस्तुनतुनिया क्या कहते थे? कुस्तुनतुनिया। ठीक है। तो 1453 में खलीफा के ऑर्डर को मानते हुए इस वाले यानी कि ईस्टर्न रोमन यानी कि कुस्तुनतुनिया पर अटैक कर दिया। अटैक कर देने के बाद इस वाले पोजीशन पर यानी कि रोम का ईस्टर्न रोमन पार्ट था, इस पर कैप्चर कर लिया। यानी कि यहां से क्रिश्चियन को मार के भगाया होगा। फिर इस पर किसने कैप्चर कर लिया? इसको मुस्लिम्स ने, यानी मुसलमानों ने इसको अपने अधीन कर लिया होगा। अब जरा इंपॉर्टेंट बात आगे, जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लोग थे वो इंडिया के साथ ट्रेड करते थे, क्योंकि भारत गोल्डन स्पैरो कही जाती थी दुनिया में, सोने की चिड़िया थी। तो दुनिया के हर कॉन्टिनेंट के लोग, दुनिया में हर जितने लोग रहने वाले थे, वो सभी के सभी इंडिया के साथ ट्रेड करते थे बाय लैंड, है ना? हल मार्ग के साथ वो लोग हमारे साथ व्यापार करते थे। यानी कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लोग इसी वाले रूट के माध्यम से हमारे साथ ट्रेड करते थे। अब ये वाला तो कैप्चर कर लिया लोगों ने, क्रिश्चियंस ने। अब अगर क्रिश्चियंस इधर से आते हैं तो इनके ऊपर 2-3
कंडीशंस लगाई जाती थी किसके द्वारा? मुसलमान। क्या क्या कंडीशंस हैं? पहले कि हम तुम्हारा माल लूट लेंगे, आओ कोई समस्या नहीं, लेकिन तुम्हारा जितना माल है सारा लूट लेंगे। अब कौन हो जाएगा? जब माल बचेगा नहीं क्यों जाएंगे हम बेमतलब में। दूसरा, माल लूट भी लेंगे और साथ में तुम्हारी गर्दन भी काट देंगे। दूसरी कंडीशन में थी माल भी लूट लेंगे गर्दन भी काट देंगे। तीसरा, तुम्हारा माल भी नहीं लूटेंगे तुम्हारी गर्दन भी नहीं काटेंगे, लेकिन एक दूसरा काम करना पड़ेगा। इसलिए क्या कि क्रिश्चियनिटी को छोड़ो, इस्लामिक को एक्सेप्ट कर लो, यानी कि ईसाइयत को छोड़ो और इस्लाम को यानी कि एक्सेप्ट कर लो। तो हर व्यक्ति के लिए अपना धर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या जान ले लो लेकिन हम धर्म नहीं छोड़ेंगे। बात समझ आ रही है? ये तीनों कंडीशन एक्सेप्ट करने वाली थी क्या? आदमी अपनी जान भी नहीं देना चाहेगा, आदमी धर्म भी नहीं छोड़ना चाहेगा, और क्या बिना भारत के साथ ट्रेड किए तुम जिंदा रह पाओगे? वो भी संभव नहीं। तो हर हाल में मरने वाली कंडीशन थी। तो अब इन लोगों को लगा यार क्या किया जाए इस विषय में, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो यूरोपियंस ने सोचे कि आप जब इस वाले वेस्टर्न रोमन को देखोगे तो यहाँ पर एथेंस नाम का एक शहर होता है। एथेंस अपने आप में इंटेलेक्चुअल लॉबी का सेंटर हुआ करता था। सबसे ज्यादा जो बुद्धिमान लोग पैदा हुए वो एथेंस में पैदा हुए, चाहे वो सुकरात हो, चाहे वो अरिस्टो हो, चाहे वो प्लेटो हो। हम सुना है लोगों का, चाहे सुकरात हो, चाहे अरिस्टो हो, चाहे प्लेटो, सब सुकरात कहाँ के रहने वाले थे? एथेंस के रहने वाले थे। इनसे बड़ा फिलोसोफर कौन होती है? कौन नहीं था? सुकरात के स्टूडेंट कौन? प्लेटो। प्लेटो का स्टूडेंट कौन? अरिस्टो। एरिस्टोटल स्टूडेंट। ये सब नहीं पैदा हुए थे वेस्टर्न रोमन में। बड़े बड़े चिंतक थे, सब नहीं थे, ये बहुत बड़े चिंतक थे। तो यहाँ जो भी लोग पैदा होते थे बड़े बुद्धिमान लोग पैदा होते थे। उन लोगों ने दिमाग लगाया ना हमें जान गंवाने की जरूरत है, ना धर्म बदलने की जरूरत है, और हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर लेंगे। कैसे कर लेंगे भाई? तो कोई जरूरी थोड़ी है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड इसी रूप से करें, कोई दूसरा रूट खोज लेते हैं भाई ना। तो दूसरा रूट खोज लेंगे, उस पर तो इनका कब्जा है नहीं, उससे हमारी जान भी बच जाएगी, हमारा धर्म भी बच जाएगा, हमारा माल भी बच जाएगा। हमें बस तलाश करनी है एक दूसरे रास्ते। बात सुना रही है? यहीं से स्टार्ट होती है मॉडर्न हिस्ट्री। यहीं से क्या स्टार्ट होता है? मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं है कि तुम बेहतरीन कार से चलो। तुम्हारे पास मान लो ऑडी है, फॉर्च्यूनर है, तो तुम मॉडर्न हो गई। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल ग्लो आ रहा है, तो तुम मॉडर्न हो गई। तुमने बहुत बेहतरीन तरीके से मेकअप किया हुआ है, बेहतरीन ड्रेसअप किया हुआ है, तो तुम मॉडर्न हो गई। कोई पैमाना नहीं है। तुम बढ़िया यूनिक लग रही हो, चेहरे पे एकदम बराबर चंद्रमा की तरह ग्लो आ रहा है? और तुम दलितों से नफरत करती हो, तो तुम मॉडर्न हो। तुम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करती हो, तुम मॉडर्न हो। पार्शियलिटी करती हो, तुम मॉडर्न हो। तुम कहती हो कि नहीं लोकतंत्र बहुत घटिया है, रिपब्लिक होना बहुत घटिया बात है, यहाँ पर मोनार्की सिस्टम लागू होना चाहिए, तो तुम मॉडर्न हो। मॉडर्न आदमी बनता है अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी सोच की वजह से, अपने विचारों की वजह से। बहुत जिसके पास रुपया हो जाए वो मॉडर्न कहलाएगा क्या? नहीं। आपके विचार आपको मॉडर्न बनाते हैं, आपके विचार आपको मॉडर्न बनाते हैं। जान करके तुम हैरान हो जाओगे कि मॉडर्न के बाद और एक और एरा आ गया जिसको कहते हैं पोस्ट मॉडर्न। क्या कहते हैं? पोस्ट मॉडर्न। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में मॉडर्न कंप्लीट हो चुका, उनके यहां पोस्ट मॉडर्न कंप्लीट होने के अंतिम फेज में, लास्ट फेज में है। हमारे देश में मॉडर्न ही नहीं कंप्लीट हो पाया। सोचो हम कितना पीछे हैं उनसे। हमारे यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं होता है? होता है। हाई क्लास लोअर क्लास होता है कि नहीं होता है? समाज में कंप्लीटली इक्वालिटी है? नहीं है। महिलाओं को जितने राइट्स मिलने चाहिए वो राइट्स मिल पा रहे हैं? वो नहीं मिल रहे। तो कहां से रिपब्लिक हो गए? कहां से तुम मॉडर्न हो गए? समझ में आ रहा है? आज भी महिलाओं को लेकर के उलझुलू टाइप के हमारे यहाँ बयान दिए जाते हैं नेताओं के द्वारा भी। हाउस में अभी नीतीश कुमार ने बयान दिया, नहीं दिया? तुम लोगों सुना? बहुत घटिया आदमी निकला। तो
कहने का मतलब है कि विचारों की वजह से आप मॉडर्न होते हैं, पैसे की वजह से आप कभी मॉडर्न नहीं हो सकते। समझ में आ गया? तो अब दिमाग समझ आ रहा है भैया, हम इस वाले क्वेश्चन नहीं जाएंगे, हम दूसरा मार्केट क्लास लेंगे। बातें तो ये विचारों में परिवर्तन है कि नहीं है? ये विचारों में ही तो परिवर्तन है। और ये वाला जो आपको इलाका दिख रहा है, ये दैट इज पुर्तगाल, और बगल में है क्या? यहाँ के आसपास पुर्तगाल है और यहाँ के आसपास क्या है? स्पेन। आज जब यूरोपियन कॉन्टिनेंट का मैप उठा के देख लीजिए, यहाँ पर आपको पोर्तुगीज दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको स्पेन दिखाई देंगे। ठीक है? पुर्तगाल में एक राजा हुआ करता था, पुर्तगाल में उस समय एक राजा हुआ करता था। ये घटना सब 1453 के आसपास के बाद की है, क्योंकि घटना ये अटैक वाली कब हुई? 1453 में। तो तुमसे सवाल पूछा जा सकता है कि इस्लामिक आक्रमणकारियों के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर कब आक्रमण किया गया? 1453 में किया। कुस्तुनतुनिया का प्रेजेंट नेम क्या है? इस्तांबुल। इस्तांबुल कहाँ है? तुर्की में, जिसको आज हम लोग तुर्की कहते हैं। क्या कहते हैं आज हम लोग? पहले तुर्की था, अब तुर्की नहीं हो गया, नाम चेंज कर दिया ना उसने अपना। तो ये सारी जो घटना मैं बता रहा हूँ तो 1453 के बाद होगी ना। जब तक कब्जा नहीं किए थे तब तक किसकी जरूरत थी? दूसरे रास्ते की। तब तक तो नहीं तलाश थी ना। तलाश कब हुई? जब आपने कहा ये जाने नहीं देंगे तुमको। अब पुर्तगाल में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। क्या नाम है? हेनरी द नेविगेटर। ये राजा कहाँ का है? पुर्तगाल। उसे नाव चलाना बड़ा अच्छा लगता है, समझ आया? तो उसने क्या किया, यहां से लेकर के यहां तक का मैप बनाया। क्या बनाया? मैप बनाया है। सवाल क्या बनता है? अफ्रीकन कोस्ट का मैप किसने बनाया फर्स्ट टाइम? हेनरी द नेविगेटर ने। अफ्रीकन कोस्ट की खोज किसने की? हेनरी द नेविगेटर। क्लियर हो गया? कुछ समय के बाद बार्थोलोमियो डियाज, क्या नाम है? बार्थोलोमियो डियाज नाम का एक पुर्तगाली व्यक्ति आया। ये घटना है इसकी 1487। देखो कितने समय के बाद की घटना है? 1487। 1453 से कितने समय के बाद की घटना हुई? बार्थोलोमियो डियाज ये भी एक पुर्तगीज है इसी की तरह। ठीक है? बार्थोलोमियो डियाज जो है वो हेनरी द नेविगेटर के द्वारा बनाया गया जो मैप था वो यहां से यहां तक तो आ गया आसानी से। लेकिन इसके बाद बार्थोलोमियो डियाज यहां से यहां तक आ गया। कहां गया? यहां जब वो पहुंचा इसने इसका नाम दिया केप ऑफ गुड होप। क्या कहा होगा? केप ऑफ गुड होप। इनकी उम्मीद क्या थी कि हम इंडिया जा रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं? इंडिया जा रहे हैं। तो यहीं से जब ये पहुंचा इसको यहां से उम्मीद जगी, केप ऑफ गुड होप, एक अच्छी उम्मीद जगी कि हम अब ज्यादा दूर नहीं है। कहां से? इंडिया से। अब हम पहुंच सकते हैं। समझ में आ गया? तो लेकिन यहाँ तूफान बहुत तीव्र गति का आ रहा था तो आगे ये बढ़ नहीं पाया, इस वजह से ये वापस चला आया। कौन वापस चला आया? बार्थोलोमियो डियाज। लेकिन यहां से ध्यान रखना, यहां से यहां तक का तो मामला क्लियर हो गया ना। यहां से कोई भी आ सकता है, यहां से यहां तक। बाद में पुर्तगाल में ही एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम है वास्को डी गामा। क्या नाम है? नाम सुने होंगे इसका। भाई साहब वास्को डी गामा पोर्तुगीज की जो कैपिटल हुआ करती थी जिसका नाम है लिस्बन। क्या नाम है? लिस्बन। ये पुर्तगाल की कैपिटल थी उस टाइम, है ना? पुर्तगाल की जो कैपिटल थी लिस्बन। लिस्बन से अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले वहां का जो राजा था, राजा से उसने 3 चीजें मांगी। क्या मांगी? 3 चीजें जिन्हें 3G पॉलिसी कहते हैं। 3G 4G 5G सुना? ये वाला नहीं, ये कुछ और मामला है। 3G का मतलब गोल्ड। दूसरे G का मतलब गॉड। तीसरे G का मतलब ग्लोरी। वास्को डी गामा का जो सिविल स्कोर था वो बहुत तगड़ा था, 750 प्लस था। क्या मतलब इस बात का? तुम लोगों ने सिविल स्कोर का नाम सुना? नाम है
नहीं सुना तुम लोग सिविल स्कोर? हाँ, तुम्हारे घर के आसपास मोहल्ले में कोई दुकान है? हाँ? दुकान है? अच्छा, मान लो तुम एक दिन अपने दुकान उसी दुकानदार से सामान खरीदने गई और तुम्हारे पास पैसा नहीं था और तुमने सामान खरीद लिया और तुमने कहा कि पैसा देखा इधर उधर नहीं मिला। तुमने कहा भैया 10 रुपए तो है नहीं सामान, लेकिन वो जरूरी लेके जाना, अभी 1 घंटे में आके आपको दे जाएगा। उसने समझा कि चलो यही बगल में रहती, कोई बात नहीं, दे जाएगा, ठीक। और तुम ले गई सामान। अब 3 दिन बाद तुम 3 दिन तक आई नहीं दुकान पे उसके, और वो तुम्हारा वेट कर रहा है, मैडम अब आए, तुम आई नहीं। चौथे 5वें दिन तुम आई फिर सामान लेने, और तुमने सामान लिया और फिर जाने लगी, तब तो वो तुमको रिकॉल करेगा, मैडम आपका 10 रुपया बाकी था। और तुम कहेगी अच्छा, तुमको ध्यान आएगा, अच्छा ठीक है काट लो हैं, कटवा दिया तुमने 10 रुपए। उसकी नजर में तुम्हारी क्या पहचान बनी? वो अगली बार नेक्स्ट टाइम तुम पैसा आओगे उधार मांगने तो तुमको आसानी से देगा? तुम्हारा सिविल खराब हो गया, क्रेडिट खराब हो गया तुम्हारा, नहीं खराब हुआ? क्रेडिट तो खराब हुआ ना तुम्हारा। अगर उसी समय तुम्हें कहा 10 मिनट में आके तुमको पैसा देके जाए और तुम 5 मिनट में आई होती तो 100 रुपया मोड़ दी होगी उसको, उसके पास टूटना होता, तुम कहते कोई बात नहीं भैया बाद में आएंगे दूसरा सामान ले लेंगे, रख लो भैया। अब तुम्हारा क्रेडिट स्कोर बढ़िया बनेगा या घटिया बनेगा? बड़ा मजा आएगा। अब तुम 100 के नहीं तुम 200 रुपए सामान ले जाओ तो तुमको दे देगा, यानी कि यहाँ तुम्हारा क्रेडिट स्कोर बढ़िया, इसी को कहते हैं सिविल स्कोर। तो राजा के सामने वास्को डी गामा का सिविल स्कोर जो था वो बड़ा शानदार था। मतलब आज तक उस बंदे ने जो जो बातें कही थी वो सारे कंप्लीट करके दिखाए। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के राजा के सामने 3 कंडीशंस रखी। क्या? कि महाराज हमें सिर्फ कुछ सोना दे दो और अपनी कुछ जहाज दे दो और कुछ अपने सैनिक दे दो। क्या क्या दे दो? कुछ जहाज, कुछ सैनिक, है ना, और कुछ सोना दे दो। इतना अगर आप हमें दे दो, अगर मान लो आपने 1 किलो सोना दिया तो हम पलट के आपको 100 किलो सोना देंगे, 60 किलो, 70 किलो सोना देंगे। तो नहीं देगा? देगा जब अगर तुम्हारा सिविल स्कोर बढ़िया होगा तो। मुकेश अंबानी कार सब लोग शेयर खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि ट्रस्ट है, वो बोल रहा है कि हमारा शेयर खरीदो, वो बोलता है, उसके बाद सब शेयर खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? तुम अभी कोई नई कंपनी बना लो, हमसे कहो भाई साहब जरा 100 रुपए इन्वेस्ट कर दो हमारी कंपनी में, शेयर ले लो, हम ले लो। क्यों? हमें तुम्हारा ऊपर ट्रस्ट है नहीं। देंगे 100 रुपया 10 रुपया नहीं देंगे तुमको, क्योंकि ट्रस्ट नहीं। मुकेश अंबानी के ऊपर, अडानी के ऊपर ट्रस्ट है, इसलिए उसका शेयर खरीदते हैं। तो महाराज हमको इतना दे दो, हम आपको रिटर्न देंगे, इससे ज्यादा कई गुना। नेक्स्ट इतना ही नहीं, आपको पैसा तो वापस करेंगे प्लस आपके धर्म का विस्तार करेंगे। आपका जो धर्म भी यहाँ तक पुर्तगाल में है उस पूरे धर्म को पूरी दुनिया में फैला देंगे। तीसरा और भी चीज देंगे। क्या? तुम्हारा नाम सिर्फ पुर्तगाल में चलता है, तुम्हारे नाम का यश पूरी दुनिया में फैलाएंगे। कौन राजा नहीं चाहेगा भाई ऐसा हो? और जिसका मतलब जिसने आज तक किसी काम को करने से इनकार न किया और एक भी काम ऐसा हो जो अधूरा न हो, उसका सारा काम कंप्लीट किया उस बंदे ने। तो वास्को डी गामा को राजा का नाम है एमेनुअल। क्या नाम है? एमेनुअल। राजा एमेनुअल ने वास्को डी गामा की बात को सुना, उसने कहा तुरंत सेनापति को ऑर्डर दिया गया, फाइनेंस मिनिस्टर को ऑर्डर किया गया, भैया जो मांग रहा है उतना दो इसको। वास्को डी गामा को 3 बेहतरीन जहाजें दी गई, कुछ सोना दिया गया, कुछ सैनिक दिए। वास्को डी गामा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और इसी मैप को फॉलो करते हुए आया। इसी मैप को फॉलो करते हुए कहां आया होगा? केप ऑफ गुड होप आया। जब केप ऑफ गुड होप आया तो उसको गुजरात का एक ट्रैवलर था, एक व्यापारी था जो कि यहां काम कर रहा था, लेकिन उसको जाने दिया। तो अब्दुल मजीद नाम का व्यापारी था जो गुजराती था, वो इसी समय इससे मुलाकात हुई। जब केप ऑफ गुड होप में पहुंचा साउथ अफ्रीका में, तो वहां के कुछ लोगों ने इसके साथ विरोध की, बदतमीजी की, उसने वहां के सारे लोगों को जिंदा जला दिया। किसने? वास्को डी गामा ने जिंदा जला दिया।
उस जिंदा बचे हुए लोगों ने एकमात्र व्यक्ति जो मुझे छुप देख रहा था, हाँ, ये सब क्या हो रहा है, ठीक। अब मुझे बुलाया, उसने उसको पैसा दिया, बोला कि मुझे इंडिया जाना है, रास्ता बताओ कैसे जाना, कैसे, और नहीं बताओगे तुम देखिए हो क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। महाराज रास्ता बताओ, बताना तो छोड़ो, अगर हम रास्ता दिखाते हुए चले तो क्या कंडीशन रहेगी, और ना तुमको 3-4 गुना ज्यादा धन देंगे, 3-4 गुना ज्यादा धन देंगे। अब यहाँ जब सब कुछ जल के राख हो गया तो कहाँ जाना चाहेगा, गुजरात, गुजरात तो जाने जाएगा। वो आया था खड़खड़ाइया टेम्पो में और जा रहा है फॉर्च्यूनर में, कितनी बढ़िया बात है। वो आया होगा फालतू किसी उल्टी सीधी जहाज से आया होगा जिसमें उसको कोई नाश्ता नहीं कुछ नहीं। अब वास्को डी गामा के पास जो जहाज होगी रॉयल नेवी होगी, जिसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ मिल रहा होगा टाइम टू टाइम, नहीं मिल रहा होगा, सब बेहतरीन मिल रहा है। उसका महाराज चलो देखो, पैसा भी लिया और रास्ता भी दिखाने की कोशिश कर रहा, चलो रास्ता दिखा रहा, तो चाहता तो गुजरात ला सकता था क्योंकि गुजराती था, लेकिन वो हंस तो देख चुका था अफ्रीका वाला, एक छोटी सी बात इसने जिंदा जला दिया सारे को, इसको यहाँ नहीं लाएंगे, हम सारे के सारे मारे जाएंगे। उसने कहा महाराज इंडिया ही तो चलना है, हम ले चलते हैं आपको, चलो इंडिया। दैट इज केरल, मालाबार कोस्ट। क्या है ये, है मालाबार कोस्ट, कलिकट वाला केस। कलिकट कहाँ है, केरल में, मालाबार आओ कहाँ का, गुजरात का। भाई यहाँ से जाता तो यहाँ भी तो ला सकता था, कहाँ नहीं लाया, क्योंकि वो देख चुका था जिंदा जला दिया लोगों को। यहाँ भी ये तांडव काट देगा, यहाँ ना ले आओ, इसको यहाँ छोड़ो, यहाँ छोड़ा और खुद भागाया, क्योंकि उसको तो पता ही था कैसे कैसे जाना, वो भागाया। तो वास्को डी गामा को कहाँ छोड़ा इसने, कालीकट, कहाँ छोड़ा, कालीकट। कालीकट को पहुंचा भाई 17 मई 1498 कब पहुंचा, और कलिकट के राजा का नाम है जमोरिन। क्या नाम है, जमोरिन के दरबार में पहुंचा, जमोरिन ने वेलकम कर दिया। क्यों वेलकम कर दिया जमोरिन ने, क्यों वेलकम किया, क्योंकि ये जो मुसलमान थे ये यहाँ से इधर तो आएंगे, ये मुसलमान यहाँ कब्जा तो कर ही लिए हैं, अब यहाँ से आने आना चाहेंगे क्या, आए होंगे, यहाँ जीत सकते हैं, यहाँ जीतने में कितनी समस्या उनको, यहाँ भी जीत सकते हैं उनको भी। वो मुसलमान आए, कालीकट के राजा जमोरिन की गर्दन पर रखी तलवार, उसी दिन जिस दिन वो आए थे। अरे भाई ये 1498 की घटना है, तुमने अटैक किया था 1453 में, तो तुम इधर से अगर यहाँ तक पहुंच रहे हो तो वो बगल में नहीं आ सकते, वो तुमसे पहले नहीं आ जाएंगे। वो मुसलमान यहाँ पहले पहुंचे थे, पहले आ चुके थे, वो पहले आ चुके थे, वो पहले से व्यापार में लग गए, पहले से व्यापार में लग गए। वो मुसलमानों ने कालीकट के राजा जमोरिन की गर्दन पर रखी तलवार, क्या कि हम जैसा कहेंगे वैसे ही व्यापार होगा, तुम्हारी मर्जी नहीं चलानी, हम तुमको हर महीने 1 रुपया टैक्स देंगे, कितना 1 रुपया टैक्स देंगे, वो भी महीने के बाद। वास्को डी गामा कालीकट नहीं पहुंचा था तभी उसने 100 रुपया एडवांस भेजा था, महाराज हमको तुम्हारे यहाँ व्यापार करना है, 100 रुपया पकड़ो एडवांस, हर महीने तुमको, हर महीने बढ़ा के देंगे तुमको। अब कालीकट का राजा जमोरिन किसका वेलकम करेगा, डेफिनेट सी बात है भाई, अपना इंटरेस्ट कौन नहीं देखता, तो राजा जमोरिन ने स्वागत किया। एक तो उसको अपना इंटरेस्ट डायरेक्ट दिख रहा था, पैसा ज्यादा दे रहा है, दूसरा वो ये जान रहा था कि कंपटीशन बढ़ेगा, इससे मुसलमान जो है ये कंट्रोल में रहेंगे। वास्को डी गामा लग रहा है तगड़ा आदमी है, तो विरोध किसने किया होगा, विरोध किसने किया होगा वास्को डी गामा का, मुसलमानों ने किया ना भाई, वो तो कंपटीशन बढ़ाने आ रहे थे, वो मुसलमानों ने विरोध किया है ना। लेकिन वास्को डी गामा सेना के साथ आया था, उसने 2 मिनट में लोगों को हरा दिया, समझ आ रहा है। तो वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा जमोरिन की परमिशन से कलिकट यानी कि मालाबार कोस्ट में जिस ट्रेड के लिए काम किया उसका नाम है ब्लैक पीपर, जिसको कहते हैं काली मिर्च। इस काली मिर्च का ट्रेड करने के लिए पता मैं सिर्फ तुम्हारे यहाँ ब्लैक पीपर चाहिए, काली मिर्च, जिसे हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं ब्लैक। कालीकट के राजा जमोरिन ने कहा ले जाओ, हमें जरूरत नहीं है काली मिर्च की। काली मिर्च का प्रयोग हम लोग क्या करते थे, हम लोग सब्जी को तीखा बनाने के लिए, सब्जी को तीखा बनाने के लिए हम क्या करते थे, ब्लैक पेपर का यूज करते थे, या अचार और खटाई बनाने में यूज करते थे, बस इतना ही यूज था हमारे लिए ब्लैक पेपर का।
बट वास्को डी गामा को ब्लैक फीवर की जरूरत क्या? टेस्ट के लिए नहीं, उनके यहाँ मांस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। मांस, मीट, मीट और मीट में अगर मसाला ज्यादा पड़ा हो तो कैसा रहेगा? बढ़िया लगता है भाई। अच्छा नहीं तुम बढ़िया बता रहे हो, हमने छोटे साथ में खाई होगी तो कोई खाई तो नहीं खाई तो टेस्ट करो खाने का है, नहीं हो पाएगा। बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत तगड़ा लगता है। एक दिन उसको खा के देखो, एकदम लगे मजा आ गया, क्या खा लिया लेग पीस वगैरह थोड़ा बढ़िया लगता है। तो मोस्टली यूरोपियन कॉन्टिनेंट में मीट ज्यादा खाई जाती है, और मीट में बिना मसाले मजा आएगा क्या? बिना मीट, मीट बिना मसाले का क्या मजा? और मांस जल्दी अगर उसमें मसाला ना लगा हो तो खराब हो जाएगा। अगर आप उसको बिजनेस के पर्पस से यूज करो, मांस को इधर से उधर बेचना हो तुमको ले जाके, तो टाइम लगता है ना बेचने में, वो सड़ जाएगा। लेकिन अगर उसमें अचार की तरह उसमें मसाले का लेप बना करके पेस्ट बना के लगा दो तो मीट खराब होगा? हमारा अचार खराब होता है, सालों साल पड़ा रहता है, खराब होता है क्योंकि उसमें मसाला लग गया। ठीक उसी तरह से ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इलायची, छोटी इलायची सब पेस्ट बना के बढ़िया मांस के लोथों में लगा देते थे। जो मांस 2 दिन में खराब होता था, अब वो महीने भर चल रहा है और स्वाद भी बढ़ गया, स्वाद भी बढ़ गया। समझ आया? तो वास्को डी गामा ने यहां से क्या खरीदा? काली मिर्च। वास्को डी गामा ने हमें क्या दिया? हरी मिर्च। हरी मिर्च जानती हो, जिसको तुम अब सब्जी में डालती हो। अगर ये यूरोपियंस ना आए होते, अगर ये पोर्तुगीज ना आए होते, तो हमारी सब्जियों में आज भी ब्लैक पेपर पड़ रहा होता। ये हरी मिर्च देने का काम किसने किया? पोर्तुगीज। तो पुर्तगालियों को कैसे पता चला ये हरी मिर्च? तो पहली बार अमेरिका में पैदा हुई। सबसे पहले कहां पैदा हुई? ये आया पहली बार कहां से? अमेरिका से। किसके पास? पुर्तगालियों के पास। पुर्तगालियों ने किसको दिया? इंडिया के। समझ में आया? हाँ पहले वो बताएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री का मामला हो जाता है, ये दुनिया में हर जगह पे है लोग। हाँ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आलू हमारी चीज नहीं है, टमाटर, तंबाकू भी एक में नहीं है। तुम्हारे यहाँ जो काजू बादाम है, संतरा है, अनानास है, ये सब इन लोगों ने ला दिया हमारे यहाँ। ठीक है, तो उसने यहाँ जमोरी से 1 रुपए किलो मान लो खरीदा काली मिर्च। क्या खरीदा? काली मिर्च 1 रुपए किलो खरीदी। तो यहां से ले जाकर के उसने लिस्बन में जब बेचा तो 60 रुपया किलो बेचा। कितना टाइम प्रॉफिट हुआ? 60 टाइम प्रॉफिट हुआ उसको। कितने टाइम? 60 टाइम ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपए में खरीद रहा, 60 रुपए किलो में बेच रहा हूं। क्योंकि इस वाले रूट से सिर्फ मसाले जाते थे, इसलिए इस रूट का ही पूरा नाम हो गया स्पाइस रूट, मसाला मार्ग। क्योंकि सिर्फ क्या जा रहा था इससे? स्पाइस जा रहे थे, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? ठीक बात। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की या भारत तक पहुंचने के लिए रास्ते की खोज की? रास्ते। सही आंसर क्या होगा? भारत तक पहुंचने के लिए उसने रास्ते की खोज की। क्या भारत नहीं था क्या? तुम खोज कैसे कर रहे हो? लेकिन आज तक हम लोगों को यही पढ़ा गया भारत की खोज किसने की? गलत बात थी। तो सही बात क्या है? रास्ते की खोज हुई। ठीक उसी तरह से कोलंबस ने अमेरिका की खोज की क्या? रास्ते की खोज की। समझे? कोलंबस कहाँ आना चाह रहा था? भारत, लेकिन पहुंच गया अमेरिका, इसलिए उसको लगा कि हम इंडिया में हैं, इसलिए वहां के जो मूल निवासी थे उनको रेड इंडियंस था। आज भी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनको रेड इंडियंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेकिन ये गलत फहमी पहली बार कोलंबस हुई, और कोलंबस के नाम पर सिर्फ एक शहर बनाया गया जिसका नाम है कोलंबिया। कोलंबस के नाम पे पड़ा कोलंबिया।
लेकिन अमेरिका का नाम कोलंबस के नाम पे नहीं है, अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी के नाम, जो सेकंड ट्रैवलर था जो अमेरिका पहुंचा था, अमेरिगो वेस्पुसी, उसी के नाम पर अमेरिगो से अमेरिका हो गया। वो सेकंड ट्रैवलर था वो जो गया। कोलंबस पहले गए थे। हाँ, लेकिन उतना वो हाईलाइट नहीं कर पाया, अमेरिगो ने पूरा हाईलाइट कर दिया मामले, है ना, उसने ज्यादा हाईलाइट कर दिया। समझ में आया? तो वास्को डी गामा ऐसे ये भारत में यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कंपनीज का एडवेंट है फर्स्ट। आ रही नहीं कंपनी, आ रही भारत में। अब अगर पुर्तगाल आ गई तो डच को आने में कितना समय, डच भी आएंगे, फिर ब्रिटिश भी आएंगे, फिर फ्रेंच भी आएंगे, नहीं आएंगे? तो ऐसे तो सभी आए, तो सारे पुर्तगीज, सारे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो कंपनीज के लोग थे वो किस रूट से आए होंगे? इसी वाले रूट से आए होंगे। समझ में आया? तो यहीं से तो शुरुआत होती है मॉडर्न हिस्ट्री की, नहीं शुरुआत होती है, यहीं से शुरुआत होती है मॉडर्न हिस्ट्री की, क्योंकि पहला ही टॉपिक है क्या? यूरोपीय कंपनियों का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी। यही है क्या? दूसरा क्वेश्चन, पहला टॉपिक यही है, हैं? पहले हम लोगों को पुर्तगीज पढ़ाया जाता है, फिर हम लोगों को डच पढ़ाए जाते हैं, फिर हम लोग ब्रिटिश को पढ़ते हैं, फिर हम लोग फ्रेंच को पढ़ लेते हैं, है कि नहीं? ये पढ़ लेते हैं, फिर आगे कहानी दूसरी हो जाती है। समझ में आया? अब समझो, मैं थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर दे रहा हूँ क्या क्या है इसमें, फिर आगे बढ़ाता हूँ। जब ये लोग आ जाएंगे, सारे के सारे आ जाएंगे, तो जब सारे आ जाएंगे तो कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और हर आदमी का अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है, हर कंट्री का अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो जब ये 4 कंट्री आई, 5 कंट्री आई, तो इन 5 कंट्री का अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट, साथ में इंडिया का अपना नेशनल इंटरेस्ट। तो ये सारे नेशनल इंटरेस्ट आपस में कंट्रास्ट नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। इसमें जीतेगा कौन? जो जीतेगा, जो ज्यादा फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, जो ज्यादा समझदार से, ज्यादा यूनिकनेस से काम करेगा वही आदमी जीतेगा। इसमें कौन जीता, कौन बाजी मारा? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स जीते तो उन्होंने पुर्तगालियों को भी मारा, है ना, डचों को भी मारा, फ्रेंच को भी मारा, सबको मारे, फिर भारतीयों को भी मारा। भाई बंगाल पे फिर उन्होंने कब्जा कर लिया जाके, बंगाल के जो नवाब थे उनको हराया, प्लासी का बैटल, बक्सर का बैटल, हराया कि नहीं हराया? 1757 में प्लासी के बैटल में हराया, 1764 में बंगाल के नवाब को बक्सर के बैटल में हरा दी नहीं हरा दी? तो दिक्कत तो हमारे यहाँ भी थी, जब बंगाल का नवाब यहाँ मार खा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों की पहली कोठी कहाँ? सूरत की पड़ी, फिर चले गए बंगाल और बंगाल के नवाब हराने लगे। जब बंगाल का नवाब हार रहा था, मार खा रहा था प्लासी और बक्सर वाले युद्ध के मैदान में, तो ये बगल में बैठा हुआ अवध वाला जो राजा था, यूपी वाला राजा, वो भी तो नवाब था, वो मजे ले रहा था, बहुत सुंदर। और मारो अंकल जी, हमारे ऊपर बार-बार धमकी देता था हमको मार, और मारो अंकल जी 2-3 रावट पड़ी इसको, ये बगल में तुम बैठ के मजे ले रहे थे। उसको लगा कोई दिक्कत नहीं, पहले इनको निपटा दो, इनको निपटा दिया, फिर इनके ऊपर धावा बोला, बेटा तुम भी मजे ले रहे थे, आप तुमको मारेंगे। फिर अवध के नवाब वाजिद अली शाह मारे गए नहीं मारे गए, है ना? जब मार के जाए, इनको मार के गिरा दिया, इनको लेके जाने लगे, कह रहे हैं दरो दीवार पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहना अहले वतन तो सफर करते हैं। ऐसा लग रहा फांसी डोलना चाहते। नवाब वाजिद अली शाह यहीं के थे, लखनऊ के, जहां पर भागखंडे यूनिवर्सिटी बना हुआ है अलीगंज के आसपास। अगर जब आप कभी जाओगे लखनऊ में, लखनऊ की जगह है अलीगंज, उसी के आसपास पड़ता है भागखंडे यूनिवर्सिटी। उसी भागखंडे वो जो भागखंडे यूनिवर्सिटी है वो पहले वो म्यूजिक सेंटर, म्यूजिक का सेंटर है, तो वहां पर पहले बनाया हुआ था परी खाना। किसने? नवाब वाजिद अली शाह। ये कौन थे? लखनऊ के अंतिम नवाब थे। तो वहां क्या बनाए थे? परी खाना। उस परी खाने में नवाब वाजिद अली शाह की कम से कम 300 पत्नी रहती। कितनी पत्नी? 300 पत्नी परी खाने में रहती। तो वही परी खाना आज हो गया क्या? भागखंडे विश्वविद्यालय, जो लखनऊ के अलीगंज के आसपास में पड़ता है। समझ आ गया? तो नवाब वाजिद अली शाह मारे गए, इनको यहाँ से हटा के बंगाल भेज दिया कि तुम यहाँ निकलो, तुम्हारा काम नहीं यहाँ। तो लखनऊ जीत लिया। ऐसे तो पहले बंगाल जीता, फिर क्या जीत लिया? अवध जीत लिया इन्होंने। अवध जीता कि नहीं जीता? जब अवध जीत रहे थे तो बगल में बैठा दिल्ली वाला, मुझे ले रहा, दिल्ली का बादशाह है ना, इसको भी मारा इन लोगों ने। जब ये मार खा रहा था तो बगल में राजा रणजीत सिंह पंजाब में, वो भी मजे ले रहे।
किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं, सब मजे ले रहे थे, वो बहुत बढ़िया मारा जा रहा है, मार खाए कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये मारे गए तो राजपूत आने वाले भी मारे गए धीरे धीरे। फिर जब ये मारे जा रहे थे तो यहाँ बगल में बैठे महाराष्ट्रियन जो मराठे थे वो मजे ले रहे थे, तो ये भी मारे गए। तो जब ये मारे जा रहे थे यहाँ बगल में बैठे निजाम मजे ले रहा है, बाद उनको उन्होंने निजाम को भी मारा। तो जब निजाम मारा जा रहा था इधर टीपू सुल्तान और हैदर अली मजे ले रहे थे, इनको भी मारा। इस तरह से इन लोगों ने सबको मारा, कोई पार्शल नहीं, बराबर मारा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं मारा, पूरा मारा इनको। इन जब ये सब मार पीट खा के तैयार हो गए, तब तक समय हो गया 1857। क्या हो गया? 1857 तक सब मिले, भैया हमारी धोती फाड़ती, हमारी लुंगी फाड़ती, हमको इतना मारा, कैसे मारा यार? हम लोग एक नहीं थे, इसलिए मारे खाए। इस बार एक होके मारे गए। तो 1857 में सारे राजा एक हो गए, अब करेंगे क्रांति, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। 1857 में सब क्रांति कर दी है, लेकिन सब राजा, लक्ष्मीबाई राजा नहीं है, नवाब नाना साहब कानपुर ये राजा नहीं है, कुंवर सिंह बिहार के जमींदार वो राजा नहीं है, सब राजा। तो राजा किसी के अधीन में काम करेगा? मान लो नाना साहब कहें कुंवर जमींदार कुंवर सिंह को कि ऐसा करो, इस वाली सेना का नेतृत्व तो तुम करो। कुंवर सिंह कहे तुम होते कौन यार हमको ऑर्डर देने वाले, तुमसे कम रईस है काम? हाँ हम कहते तुम इधर से चलो। कौनों किसी का ऑर्डर ही नहीं मान रहे। इतना मार खाने के बाद ईगो बहुत बड़ा है इन लोगों का, कौनों किसी का ऑर्डर नहीं मान रहे, सब अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। कोनो 4 जून को लड़ रहा है, कोनो 5 जून को लड़ रहा है, कोनो जुलाई में लड़ रहा है, कोनो अगस्त में लड़ रहा है। अंग्रेजों को बहुत बड़ा मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे निपटा रहे हो। 4 जून को मान लो बेगम हजरत महल ने गदर काट दी, तो वहां को पहले तोड़ दिया उन लोगों ने मार पीट के। तब तक जब उनको सुनाई दिया बेगम हजरत महल तोड़ दी गई, अब नाना साहब कानपुर से बिल बजा रहे हैं 5 जून को हम लड़ेंगे, अब तब तक आए इनको निपटा दिया। ऐसे तो मारे गए। 1857 में बराबर सब फिर मारे गए। 1857 में जो कहते हैं क्रांति जो मगध पांडे थे वो क्या थी, वो गन थी, वो जो वो वही कहानी है, वही कहानी है। वो सैनिक जो कहानी सैनिकों ने स्टार्ट की वो राजाओं के बीच में आई। तो राजाओं भाई इससे पहले मार खाए थे ना तुम, तो एक होने की भावना आनी चाहिए थी ना, एक व्यक्ति के कंट्रोल में काम करना चाहिए था। एक दिन तुम्हें मुकाबला करना चाहिए था, तुम अलग अलग मुकाबला कर रहे हो, सब के सब नेता बने घूम रहे हो, कौन किसी की बात नहीं मान रहा है। वहां एक ही सेनापति है, वो जो ऑर्डर दे रहा है वही सारे सैनिक मान रहे हैं। यहाँ ऐसा है तो सब मारे गए, सब मारे गए। रानी लक्ष्मीबाई अलग टोन में बजा रही है, रानी लक्ष्मीबाई अलग से समझौता कर रही है, आओ हमसे समझौता करो। रानी लक्ष्मीबाई ने डलहौजी के साथ कहा कि तू हमारी झांसी छोड़ दो, जो मर्जी है वो करो। वो अव्वल दर्जे का मूर्ख आदमी से हम सबसे पहले झांसी लेंगे। ये भी तो कह सकते थे कि हमारे भारत, हम अपना भारत नहीं देंगे। तुम क्या कह रही हो, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी? ये भी तो कह सकती थी मैं अपना भारत नहीं दूंगी। नाना साहब कानपुर बचाने पड़े हैं, जिससे कोई कानपुर बचा रहे हैं, बिहार के आरा के भोजपुर के आसपास के कुंवर सिंह अपना बिहार बचा रहे हैं, मौलवी अहमदुल्लाह साहब फैजाबाद बचा रहे हैं, बरेली के खान बहादुर खान साहब वो बरेली बचा रहे हैं। समझा? सब अपना अलग अलग लड़ रहे हैं, अपना अपना अस्तित्व बचा रहे हैं। अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इतना मार खाए हैं, अब सुधर जाए। फिर 1857 में मारे गए। किसने मारा है? ब्रिटिश ने फिर मारा। 1857 में मार खाने के बाद सारे भारतीयों को एहसास हो गया ऐसे ना जीत पाएंगे लोग, इससे क्या करें, अब कुछ तो करें। तो ऐसा करते हैं, एक कोई संस्था बनाते हैं। तो 1885 में सारे भारतीयों ने मिलकर एक अंग्रेज व्यक्ति के अधीन एक संस्था बनाई, जिसका नाम रखा इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बनाई नहीं बनाई? 1885 में कांग्रेस की स्थापना। अब इस मंच से हमें जो चाहिए वो हम अंग्रेजों से मांगे। अंग्रेज बहुत दयालु होते हैं, तो मांगेंगे। तो 1885 में कांग्रेस बनेगी। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, ये महापुरुष पैदा हुए अपने देश में।
ये लोग कह रहे हैं कि भारत में अंग्रेजों को 200 साल नहीं 2000 साल तक राज करना चाहिए। भारत में पूरी दुनिया में अंग्रेजों से अच्छी कौम कोई हो ही नहीं सकती। ये भगवान का आशीर्वाद है कि हमारे ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे हैं। ये भगवान का श्राप हो जाएगा जिस दिन यहाँ से अंग्रेज चले जाएंगे। तो अंग्रेजों को कभी नहीं जाना चाहिए देश से। अरे बहुत बढ़िया लोग हैं, रूल ऑफ लॉ लेके आए हैं, कानून का शासन लागू किए हैं। ये डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही है, रिपब्लिक का स्टेज स्टार्ट हो रहा है भारत में, मॉडर्निटी आने वाली है। ऐसा सिर्फ अंग्रेज कर सकते हैं, इसलिए भारत में अंग्रेजों को बने रहना चाहिए। ये अंग्रेजों से मान थोड़े रहे थे, ऐसे कहते थे महाराज हमें ऐसा लगता है, आपको ऐसा करना चाहिए, अगर आपको ठीक लगता है तो कर दीजिए, नहीं कोई बात। जैसे आईसीएस में परीक्षा की उम्र 19 साल से बढ़ा करके आपको 21 साल कर देना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। अगर आपको नहीं लगता तो कोई बात। नीट मांग रहे 1885 में, बाद में यही कांग्रेस 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करके रख दिया, हिंदू और मुसलमानों को बांट के रख दिया। फिर एक नया परिवर्तन आया बाद में 1915 में गांधी जी आए। कौन आया? गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे हीरो बन के। कौन लौटा? गांधी जी। 1915 में गांधी। तो गांधी एक साल पूरा घूमे, भारत भ्रमण किए, उनको भारत की समस्या पता चली क्या है भारत की समस्या। तब उन्होंने भारत की समस्या को समझा। तो 1917 में किया चंपारण, 1918 में किया अहमदाबाद और 1918 में ही किया खेड़ा। और उसी समय चल रहा था 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और गांधी भी अंग्रेजों को अच्छा मानते थे। अंग्रेज जानते थे कि गांधी हीरो आदमी, साउथ अफ्रीका में अच्छा खेला है। अंग्रेजों ने गांधी से कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दो, भारतीयों के साथ मिलकर हम तुम्हें बहुत अच्छा पुरस्कार देंगे। गांधी ने कहा लगता है देश को आजादी मिलने वाली। तो सारे भारतीयों को गांधी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के फेवर में रिक्रूट कराया। इसलिए गांधी को टाइटल मिला सार्जेंट, भर्ती करने में। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ, अंग्रेजों ने गांधी को एक शानदार तोहफा दिया, एक नहीं दो। क्या? रोलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग। गजब का इनाम। गांधी एकदम ये क्या हो गया हमारे साथ, हम तो कुछ और सोचे, तुमने यार कुछ और दे दिया। अब गांधी का आ गया। और गांधी ने अब स्टार्ट किया 1920 का असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पूरा भारत, पूरी भारत की महिलाएं, लड़के, बूढ़े, बुजुर्ग सब इकट्ठा हो गए 1920। गांधी ने नारा दे दिया क्या आप सभी भारतीय हमारा एक साल साथ दे दें, हम समस्त भारतीयों को एक साल के अंदर स्वराज दिला देंगे। अंग्रेजों को लगने लगा था ये 1857 से बड़ी क्रांति खड़ा कर दिया साथ में। अंग्रेजों को डर लगने लगा था कि अब उनको जाना पड़ेगा, लेकिन अंग्रेजों का भाग्य यहाँ पलटी मारा। और भारत के कुछ लोगों ने 1922 में कर दिया क्या? चौरी चौरा, जिसमें कुछ लोगों ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। और गांधी ने तुरंत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले ली। पूरी भारत में बेइज्जती की गांधी की। क्या कर दिया है? अंग्रेज जाने वाले थे और तुमने अचानक से आंदोलन वापस ले लिए, बहुत बड़ा विश्वासघात था भारत, मतलब ये बहुत गलत बात। गांधी डटे रहे, उन्होंने कहा हमारा फैसला ठीक है और यही फैसला रहेगा, आंदोलन नहीं होगा। सबने गरियाया गांधी। गांधी 8 साल तक भारतीय राजनीति से बाहर हो गए। कहां है 1922 के बाद? तो 1931 में आते हैं ना सभी ने दांडी करने। देखो कितने लंबे टाइम के बाद आए इंडियन पॉलिटिक्स में, इसीलिए बाहर हो गए। कुछ नहीं, वो ये सब पूरी कहानी तुमको बताएंगे ताकि तुमको एक दिमाग में लगे कि कितना पढ़ना है। एक एक स्ट्रक्चर समझा रहे हैं कि ये कहानी होते हुए चले कि कितना पढ़ना है। 1931 में गांधी दांडी करते हैं। तुम लोगों को लगता है कि गांधी जब पूरा भारतीय इस बात को एहसास कर चुका था कि हम आजाद होने वाले, अंग्रेजों को ये डर लग गया, तो उनको एहसास हो गया कि हमको 1 महीने 2 महीने में छोड़ना है, तो ऐसी स्थिति में आंदोलन को वापस लेना उचित फैसला था। तुम्हें लगता है ये निहायती बहुत ही बेहतरीन और सबसे बढ़िया फैसला था, और ये फैसला लेना अनिवार्य ना? हाँ, वापस लेना बहुत गजब का फैसला था गांधी। अच्छा बात,
उसमें चोरी चालान क्या हुआ? 22 पुलिस कर्मियों को थाने में बंद करके जिंदा जलाया था कि नहीं? अच्छा एक बात, अपने यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो धरना वाले हैं, वो पुलिस थाने को आग लगा देते हैं और वहीं बैठ के धरना देते हैं कि आग लगा देते हैं। उन लोगों ने क्या किया? जिंदा जला दिया। इससे, इस कहानी से आने वाली पीढ़ियों को क्या सबक मिलता है? अगर नहीं समझेंगे तो जिंदा मार देंगे तुमको। क्या ये इंडियन कल्चर है? क्या ये भारतीय सभ्यता का सही उदाहरण प्रस्तुत होता? गांधी ने कितना बड़ा त्याग किया इस देश। उसने कहा ऐसे व्यक्ति को आजादी दोगे तुम? ये आज इन ब्रिटिश अधिकारियों को जिंदा जला रहे हैं, कल तुमको जिंदा जला देंगे। ये क्रूर हो चुके हैं। हमें ऐसा स्वतंत्र राष्ट्र नहीं चाहिए जहां पर नागरिक इस तरह से पैदा हो। ऐसे नागरिक की जरूरत नहीं है जहां पर ये अंग्रेज जाने के बाद खुद को एक दूसरे को जिंदा जलाते हैं। ऐसे भारतीय की कामना करते हैं क्या आपको? उसने कहा आप एक नहीं 50,000 गालियां दें, मैं सुनने को बर्दाश्त हूं, लेकिन ऐसा भारतीय पैदा होगा मैं इसको कदापि एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं। 100 साल लेट से आ जाती, लेकिन जब तक भारत का हर पुरुष सभ्य नहीं हो जाता, उसको सच में पता नहीं हो जाता कि सिविल राइट्स क्या होते हैं, नागरिक अधिकार क्या होते हैं, उसको नैतिकता नहीं समझ में आ जाती, तब तक भारत को आजाद नहीं होना चाहिए। कल तुम आजाद हो जाओगे, एक दूसरे को जिंदा मार दोगे। यही वजह है कि आज के लोग धरना देते हैं, पुलिस थाने में पुलिस वालों को बंद करके आग नहीं लगाते, नहीं तो ये कल्चर बन जाता अपने देश। नहीं छोड़ोगे तुमको जिंदा मार देंगे, थाना बंद करो, आग लगाओ, केरोसिन डालो। ऐसे लोग ये किया। अब बताओ सही फैसला किया? अभी कह रहे थे बहुत गलत फैसला। इसलिए गांधी महान है। एक सिंगल पर्सन नहीं था 1922 में जिसने गांधी को बुरा भला ना कहा। अकेला आदमी अडिग अपने फैसले को, उसने कहा मेरा फैसला गलत। बेशक से तुम मेरी बात को आज नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद तुम्हें लगेगा तुम्हारा ये फैसला उचित। गांधी ने ये खोया, भारत को ये दिया उस इंसान ने नहीं दिया। तो गांधी का हम सहयोग आंदोलन पढ़ते हैं, फिर चौरी चौरा पढ़ते हैं। उसी बीच में हमारे यहाँ क्रांतिकारियों का एक जनसमूह उमड़ के आता है। चंद्रशेखर आजाद, सचिन नाथ सान्याल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सूर्य कुमार सेन, कल्पना दत्ता, प्रीतिलता वाडेदार, गजब की महिला बीना दास, इतनी गजब की क्रांतिकारी महिलाएं। बीना दास नाम की गजब की महिला, नाम सुना? कलकत्ता में रहने वाली, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में स्नातक करने वाली लड़की, बंगाल के गवर्नर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई सिर्फ इसलिए करना चाहती है ताकि जिस दिन दीक्षांत समारोह हो उस दिन गवर्नर जब हमको सर्टिफिकेट दे रहा हो तो उसको गोली मार सकता, क्योंकि गवर्नर से मिलने का ये क्लास चांस होता था उस टाइम। 3 साल 4 साल कोई लड़की इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि गवर्नर की हत्या कर सके। प्रीतिलता वाडेदार पुरुष क्रांतिकारियों के कंधे से कंधा लगा करके युद्ध कर रही, बंदूकें लगा रही, और जब पकड़ी जाती है तो जहर खा के सुसाइड कर लेती। ऐसी महिलाएं, प्रीतिलता वाडेदार, बीना दास, शांति घोष, सुनीति घोष, गजब की महिला। मतांगनी हजारा, 65 साल की मतांगनी हजारा, 20 गोलियां पड़ी उसके सीने पर, लेकिन झंडा नीचे नहीं आने दिया उस महिला ने। तिरंगा जो झंडा था, ऐसी पता नहीं कितनी महिलाओं को गोलियां लगती गई, झंडा पकड़ती गई महिलाएं। और कंगना रनावत के दिन आके कहती है भारत को आजादी 2014 में मिली। पगलैट वो उसके अनुसार भारत को आजादी 2014 में मिली। एक दिन कह रहे थे वास्तविक भारत को आजादी 2014 में मिली जब मोदी प्रधानमंत्री बने। इतनी पगलैट औरत। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की कहानी सुन लो तो आंखों में पानी आ जाए। चंद्रशेखर तिवारी नाम पूरा आदमी, उस आदमी पिता की डेथ हो गई है, भाई की डेथ हो गई है, माँ बची हुई है, माँ पागल हो गई है, पति की मृत्यु और छोटे बेटे की मृत्यु को वियोग में, और जो दूसरा बेटा है वो क्रांतिकारी हो गया है, माँ अनाथ हो गई, पागलों की तरह भीख मांग रही है रोड पे इधर उधर गाँव में जाकर। चंद्रशेखर आजाद का एक दोस्त मिला उनकी माँ से, उसने पहचान लिया माँ है वो
अंग्रेजों को मारने के चल रहे गठबंधन। वो भागता हुआ पंडित जी चंद्रशेखर आजाद के पास आया। उसने कहा पंडित जी आज बहुत बड़ी घटना हो गई, आज हमने माता जी को देखा कि मानते दीक्षित अवस्था में, मेरा हृदय बदीर्ण हो गया, लेकिन मैं आपके आदेशों को उल्लंघन नहीं कर पाया। मैं ये जो आज मुझे धन मिला हुआ है, मैं ये सारा धन ले जाकर के माता की सेवा में प्रबंध करना चाहता हूँ, मुझे इसकी आज्ञा दे। क्योंकि वही नेता थे चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों से अधिक प्रिय अपनी पिस्तौल गन चंद्रशेखर आजाद ने पहली बार निकाली। कभी भी अपने आप से पिस्तौल को अलग नहीं करते चंद्रशेखर आजाद ने कहा ऐसा करो, ये लोग एक पिस्तौल और मेरी मां को ऐसी जगह गोली मारना ताकि एक गोली में मर जाए, दूसरी गोली वेस्ट ना हो, इसी जगह गोली मारना। और मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि तुम एक ही गोली में काम मतलब हमारी माता को मार दो। उसने कहा कि पता नहीं कितनी असंख्य महिलाओं ने, माताओं ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया इस राष्ट्र के लिए। एक माँ का और बलिदान से ये जो पैसा इकट्ठा किया गया है, ये भारत की 30 करोड़ माताओं के पैरों में जकड़ी हुई जंजीरों को स्वतंत्र कराने के लिए पैसा इकट्ठा हुआ है। अगर एक माँ अपनी आहुति दे रही है, मुझे लगता है कि आहुति दे रही है। ऐसे ऐसे लोग हैं अपने देश में, चरखा चलाने के देश वाले नहीं मिली। भगत सिंह 20 साल का छोरा, उसके माँ बाप ने पूछा कि बेटा शादी किस बात करो, कितनी बार शादी करो? मेरी शादी तो हो गई। किससे और कब? भारत माता से मेरी शादी हो गई है। अब उनको धोखा देना अच्छी बात है क्या? मेरी शादी हो गई है। वो आदमी हंसते हंसते फांसी पर झूल गया। उसने कहा भारत को आजाद कराने के लिए भगत सिंह की जरूरत नहीं है, भारत के हर घर से भगत सिंह निकलेगा तब भारत आजाद होगा। इसलिए भारत के हर घर से भगत सिंह निकले, इसलिए पहले आज इस भगत सिंह को मरना पड़ेगा। अगर भगत सिंह बच गया तो भारत के किसी भी घर से कोई भगत सिंह नहीं निकलेगा। मुझे इस बात का पूर्ण भरोसा है कि अगर आज भगत सिंह को फांसी हो गई, भारत के हर घर से भगत सिंह निकलेगा, और जब तक भारत के हर घर से भगत सिंह नहीं निकलेगा तब तक देश आजाद नहीं होगा। भगत सिंह फांसी झूल गए, नहीं झूल गए। ये क्रांतिकारियों का एक लंबा इतिहास अपने देश के। बीच में आ जाते हैं, फिर गांधी अपने नया आंदोलन छेड़ते हैं, सविनय अभियान क्या, क्विट इंडिया मूवमेंट। फाइनली भारत 1947 में इंडिपेंडेंट नहीं होता। और यही तुम्हारा सिलेबस क्या है तुम्हारा, जिसकी स्टार्टिंग कहां से होगी? यूरोपीय कंपनियों के हो गया। ठीक है, 9 साल बोर हो गया। और कोई क्लास लिखाना है? कहानी सुन रही थे अपने कहानी सुना दो। ये मैं सिलेबस समझा रहा हूँ, हमारा सिलेबस समझा रहा हूँ। कल से इसको पढ़ाएंगे, पूरा लिखा देंगे। नोट्स क्या नोट करा देंगे ना, लिख लो ना, लिखने का होगा ऐसे नहीं है, कोई लिखा दो, ठीक है, कोई लिखा दो। तुम लोगों को भारत लिखना है, ये सब से मानते कॉमन है। तो कितने लेवल पर ठीक है, कितने लेवल पर आपको बताओ, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। इसमें कुछ बातें सुनी थी तुम लोगों ने और कुछ चीजें नहीं मिली।